हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब होता है कि भारत के राज्यों की जो सीमा है, जो उसका आकार है, उसकी भाषा है, प्रशासनिक सुविधा है इत्यादि के आधार पर यदि नए सिरे से कोई बनावट करे, यानी कि पुराने राज्यों को तोड़कर या मिलाकर नए राज्य जो है वो बनाए, तो इसे राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। जैसे अगर इसको आसान भाषा में समझे, तो जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत में जो राज्य थे वो ब्रिटिश शासन या फिर रियासतों के अनुसार बने थे। उनकी सीमाएं, भाषा, संस्कृति, सुविधा इत्यादि जो है वो कहीं ना कहीं उस अनुसार नहीं थी, उस अनुरूप नहीं थी जैसी होनी चाहिए। तो इससे क्या होती थी, शासन चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लोगों की ऐसी डिमांड जो है वो ऐसी बढ़ने लगी कि राज्यों का जो गठन है यह उनकी भाषा एवं सांस्कृतिक और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, राज्यों को फिर से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। इसे ही कहा जाता है राज्यों का पुनर्गठन। याद रखिएगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना। यह भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था। यहाँ की भाषा आंध्र प्रदेश की क्या है, तेलुगु है, याद रखिएगा। फिर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 एक एक्ट आया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश है वह जो है उसकी भाषा तेलुगु थी, तो वह क्या हो गया, एक अलग से राज्य बना भाषाई आधार पर। उदाहरण के रूप में अन्य उदाहरण देखें तो मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी को अलग करके क्या बनाया गया था, बताइए क्या बनाया गया था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। यानी आंध्र प्रदेश पहले मद्रास में ही था, लेकिन मद्रास से उसको बाद में अलग कर दिया गया था। फिर है जैसे बंबई राज्य को दो भागों में बांटा गया, जहाँ की मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बनाया गया। ये हुआ था 1960 में, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहला आंध्र प्रदेश था। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, बिहार से अलग करके झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, ये तीनों ही सन 2000 में बनाए गए थे। ये आप लोगों को पता होगा। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के बहुत से रीजन हो सकते हैं। या तो भाषाई आधार पर हो सकता है, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर हो सकता है, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर हो सकता है, या फिर मान लीजिए आर्थिक विकास की दृष्टि से हो सकता है। राज्य इतना बड़ा है कि उसे एक सरकार जो है वो नहीं चला पा रही है, तब भी उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। फिर या फिर क्षेत्रीय असंतुलन को भी ध्यान में रख के जो है वो बांटा जा सकता है। इस तरीके से बहुत से रीजन हो सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर लिखा है मूल संविधान में कितने बड़े बड़े रियासत थे, उसमें से देख लीजिए, लिखा है पहले सेक्शन में है मद्रास, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस। फिर उसके पश्चात है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। फिर है भोपाल, अजमेर और कोडगू। उसके पश्चात है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अन्य अर्जित क्षेत्र। देखिए, एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि राज्यों के पुनर्गठन का जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 3 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत के राज्यों की सीमाओं में क्या कर सके, परिवर्तन कर सके एवं नए राज्यों का निर्माण कर सके, या फिर पुराने राज्यों को तोड़कर या फिर जोड़कर, बांटकर अन्य अलग से राज्य की स्थापना कर सके। यानी कि आर्टिकल नंबर 3 जो है वो पार्लियामेंट के लिए एक राइट है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत याद रखिएगा कि जो संसद है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कर सकती है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। याद रखिएगा, न्यू स्टेट का निर्माण कर सकती है। उसके पश्चात वो किसी राज्य क्षेत्र को, मान लीजिए किसी का राज्य क्षेत्र इतना है और उसको बढ़ा के इतना करना है, तो वो बढ़ा सकती है। फिर उसके पश्चात किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती है, मान लीजिए बड़ा है तो उसको छोटा कर सकती है, घटा सकती है। फिर उसके बाद दो या दो से राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकती है। ठीक है, फिर या फिर बड़ा राज्य है तो उसको दो भागों में तोड़ भी सकती है, या फिर राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये सारे काम जो है वो संसद कर सकती है। लेकिन आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम आखिर में ऐसा होता कैसे है, बताइए। यानी कि इसके क्या प्रोसीजर होता है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव कैसे आता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रस्ताव जो है वो संसद में आएगा।
यानी कि बिल इन पार्लियामेंट। सबसे पहले जो बिल है वो संसद में आता है। याद रखिएगा, यह प्रस्ताव जो है वो केवल भारत सरकार ला सकती है, प्रेसिडेंट के माध्यम से। यानी कि कोई सांसद अकेले इस प्रस्ताव को नहीं ला सकता। राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से कोई भी सांसद इसे अकेले नहीं ला सकता है। इसे केवल भारत सरकार ला सकती है, प्रेसिडेंट के माध्यम से। उसके बाद अगर सेकंड जो प्रोसीजर की बात करें तो उसके पश्चात क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगती है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का ही क्या करना है, अभी वर्तमान में 2 भाग करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा की राय मांगेंगे। यानी कि अगर उस प्रस्ताव में किसी राज्य का जो सीमा है वो बदलना है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा से राय लेंगे। याद रखिएगा, राज्य की राय जो है वो जरूरी नहीं है। संसद चाहे तो बिना मांगे भी बिल को पास कर सकती है, लेकिन जो राय लेना है वह कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर को पूरा करने के लिए, नाम मात्र के लिए इनफ है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर थर्ड प्रोसीजर की ओर चले तो बिल जो है वो संसद में पास होता है। यानी कि अगर संसद उस बिल को पास कर देती है तो वह क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था। कौन से स्टेट से अलग होकर हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का जो है वो निर्माण किया गया था। याद रखिएगा कि इस टाइम पे क्या होता कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा से राय मांगी होगी और विधानसभा ने विरोध किया, लेकिन संसद ने फिर भी बिल को पास कर दिया। यानी कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 बना और तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने है। अगर आप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 370 हटाने के बाद संसद ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या हो गया, लद्दाख। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। और यह भी किसके तहत किया गया था, आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, आर्टिकल नंबर 3। इसको इरेज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया था। हालांकि जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 370 के कारण अलग प्रक्रिया इसकी थोड़ी अपनाई गई थी। यानी कि आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत जो राज्य की सहमति है वो जरूरी नहीं है, सिर्फ ओपिनियन लेनी होती है। क्या लेनी होती है, ओपिनियन लेनी होती है। यानी कि संसद को अंतिम अधिकार प्राप्त होता है राज्य को बनाने, बदलने और समाप्त करने का। याद रखिएगा, किसको होता है अंतिम अधिकार, संसद को होता है। इतना ज्यादा अपना जो फैक्ट है, जो नॉलेज है वो इतना डीप रखिए, इतना गहराई में जाकर पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स हो या मेंस किसी में भी आए तो आप उस पर लिख सके और सही आंसर को चूज कर सके। आई होप कि इतना जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, राज्यों के पुनर्गठन का संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल नंबर 3 में है। इसमें संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण करेगी या फिर एक राज्य के भूभाग से छोटे से भाग को अलग करके एक अन्य राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर संसद क्या कर सकती है, राज्य के आकार को बढ़ा सकती है। मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। या फिर राज्य के आकार में कमी कर सकती है, या फिर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, या राज्य के नाम में भी बदलाव कर सकती है। ये सब कौन कर सकता है, संसद। फिर देखिए, उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभाओं से परामर्श करेगा और राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा का उल्लेख कर सकता है जिससे विधानसभा जो है वो अपना परामर्श देगी। लेकिन याद रखिएगा कि यह परामर्श जो है वो संसद के लिए बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं है, यह केवल एक ओपिनियन की भांति है। यानी कि यह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, केवल परामर्श है। देखिए, अगर मोटा मोटी बात करें कि आर्टिकल नंबर 3 की आलोचना क्यों होती है, तो इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे क्या होती है ना, राज्यों के अधिकारों को आर्टिकल नंबर 3 थोड़ा कमजोर कर देती है, वीक कर देती है। और जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र है, केंद्र सरकार को क्या कर देती है, ज्यादा अधिकार देती है। तो इस वजह से कई बार जो आलोचना करता है वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। याद रखिएगा,
क्योंकि इसमें राज्य की जो सहमति है वो आवश्यक ही नहीं होती है। अब आइए देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि संसद के द्वारा राज्यों के नाम, भूभाग या क्षेत्र में परिवर्तन से यह प्रतीत होता है कि संघीय व्यवस्था में राज्यों का स्वायत्त अस्तित्व ही नहीं है और उसका कभी भी विनाश किया जा सकता है। मतलब बेसिकली बात यह है कि जो संसद है वो कहीं ना कहीं राज्यों का नाम भी बदल सकते हैं, भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और इसके लिए राज्यों से अनुमति लेना आवश्यक भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके स्वायत्त अस्तित्व पर हमला होता है और इस हमले की वजह से ही आर्टिकल नंबर 3 की इतनी आलोचना होती है। तो अगर बचाव की बात करें, यहाँ बचाव लिखा है, ठीक है, बचाव की बात करें तो पहला पॉइंट है कि संसद को राज्य के नाम, भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन की जो संवैधानिक शक्ति है वह राजनैतिक रूप में भी वास्तविक हो जरूरी नहीं है। इसीलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना पड़ा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, और लाहौर क्या हो गई थी, चली गई थी पाकिस्तान की तरफ। तो भारत में पंजाब के लिए एक नई राजधानी बनाना अनिवार्य था। तो फिर पंजाब की राजधानी किसे बनाई गई, चंडीगढ़ को बनाई गई। लेकिन जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया और उसके तहत पंजाब से हरियाणा जो है वो अलग हो गया, ठीक है, पंजाब से हरियाणा जब अलग हो गया तो हरियाणा को भी राजधानी चाहिए और यह चाहता था कि चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी बने और पंजाब भी चाहता था कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी राजधानी बने। तो दोनों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विवाद होने लगा था। तो विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, चंडीगढ़ को दोनों की साझा राजधानी बना दिया और वापस से इसको खुद के अधीन ले लिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी कि संवैधानिक शक्ति जो कि पार्लियामेंट को प्राप्त थी वह यहाँ सुचारू रूप से नहीं फिट बैठ पाया। क्यों? क्योंकि वह राजनैतिक रूप से वास्तविक नहीं प्रतीत हो रहा था। यानी कि विवाद लोगों में उत्पन्न हो जाता तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा हो जाता। आप लोग समझ सकते होंगे, वोट बैंक की नीति आप लोग भी जानते होंगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में अभी भी नए राज्यों की मांग होती रहती है क्योंकि समाज जो है वो विविधतावादी और आकांक्षावादी है एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निमित्त राज्य संघ शासन पर निर्भर नहीं होते हैं, अपितु उन्हें 7वीं अनुसूची की सभी स्वायत्त शक्तियां जो है वो प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब किसी भी नए राज्य का निर्माण होता है तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे मिल जाता है, राज्य को मिल जाता है। उस पर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए निष्कर्ष में लिखा है कि भारतीय संघ अत्यधिक विशिष्ट है। लिखा है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है और अनुच्छेद 3 संघीय व्यवस्था में लचीलेपन एवं सुलह परिवर्तन का एक संकेत है। अब हम लोग जानेंगे जोनल काउंसिल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये जोनल काउंसिल के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा जो जोनल काउंसिल है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक क्षेत्रीय परामर्श निकाय होती है, यानी कि रीजनल एडवाइजरी बॉडी होती है। यह क्या है, परामर्शी निकाय है। क्या है, एक परामर्शी निकाय है। और याद रखिएगा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग एवं तालमेल को बढ़ाना है, समन्वय को बढ़ाना है। अगर बात करें तो यह कहीं ना कहीं एक मंच है, एक फोरम है जहां की पड़ोसी राज्य और केंद्र सरकार आपस में मिलकर क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उसका समाधान सुझाते हैं और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। याद रखिएगा ये कैसे बनी थी और कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हो रहा था तो उस टाइम पे भारत सरकार ने 5 जोनल काउंसिल बनाने का प्रावधान किया था। याद रखिएगा, लेकिन वर्तमान में जो है वो 5 की जगह 6 जोनल काउंसिल है। याद रखिएगा 6वीं को बाद में बनाया गया था। याद रखिएगा पहले में उत्तर जोनल काउंसिल आता है, इसको मैप के साथ समझते हैं। देखिए ये हो जाएगा उत्तर जोनल काउंसिल। उत्तर जोनल काउंसिल में याद रखिएगा हरियाणा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब, यहाँ पर ये पंजाब आ जाएगा, फिर ये राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा, उत्तराखंड और दिल्ली का भी एरिया आ जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उत्तर जोनल काउंसिल। उसके पश्चात हम चलते हैं पूर्वी जोनल काउंसिल पर। याद रखिए ग्रीन कलर वाला पूर्वी जोनल काउंसिल है जिसके अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पर बिहार आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर झारखंड आ जाएगा, फिर यहाँ उड़ीसा आ जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा।
फिर उसके पश्चात पश्चिमी जोनल काउंसिल में चलते हैं, जहाँ की गोवा आ जाएगा, फिर ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा गुजरात, फिर है दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, ये सभी पश्चिमी जोनल काउंसिल में। फिर मध्य जोनल काउंसिल में यहाँ पर आप लोगों को छत्तीसगढ़ मिलेगा, ये येलो कलर वाला याद रखिएगा, मध्य है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश ये बीच वाला एरिया, ठीक है, येलो से मैंने किया हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, ये 4 स्टेट जो है वो मध्य में आ जाएंगे, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिर है दक्षिण जोनल काउंसिल, जो मैंने पिंक कलर से किया हुआ है। दक्षिण जोनल काउंसिल में यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, फिर यहाँ तमिलनाडु आ जाएगा, तेलंगाना, फिर पुदुचेरी, ये सभी ये जो है दक्षिण वाले में, ठीक है। फिर है उत्तर पूर्वी परिषद, जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, याद रखिएगा, ये जो है ये 1971 के एक्ट से अलग से बनाई गई थी। शुरू में तो 5 ही थी, ये 6वीं है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी में ये सारी उत्तर पूर्वी वाली जो स्टेट है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, याद रखिएगा। कितने हो गए टोटल, बताइए कितने स्टेट हो गए? 8 स्टेट हो गए ना, बिल्कुल सही, ये 6 की जगह ये 8 लिख लीजिए, 8 स्टेट हो गए। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आप इसको मैप बनाकर समझ सकते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा कि जोनल काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। उसके पश्चात जो वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष होते हैं, मान लीजिए कि एक जोन है, उसमें क्या है, 4 स्टेट है, ठीक है। कितने स्टेट हो गए? 4 स्टेट। तो बारी बारी से वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि पहले इस स्टेट का मुख्यमंत्री, फिर बी स्टेट का मुख्यमंत्री, फिर सी स्टेट का मुख्यमंत्री, फिर डी स्टेट का मुख्यमंत्री, इस तरीके से वे लोग बारी बारी करके उपाध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, वाइस चेयरमैन। फिर मेंबर की बात करिए तो याद रखिए, उस जोन के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मेंबर ये इसके मेंबर बनेंगे। फिर उसके पश्चात देखिए, विशेष आमंत्रित लोगों में आ जाएंगे, जैसे योजना आयोग, जिसे कि अभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट। नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो वित्त मंत्रालय इत्यादि के क्या होते हैं? अधिकारी विशेष आमंत्रित मेंबर के रूप में इसमें शामिल होते हैं। देखिए, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जोनल काउंसिल जो है वो क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राज्यों के बीच क्या उत्पन्न करता है? सहयोग और सामंजस्य बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है जोनल काउंसिल की संरचना। तो पदेन अध्यक्ष तो हम लोगों ने, मैंने बताया कि गृह मंत्री, ठीक है। उसके पश्चात प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और 2 अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा, ये सभी निर्णय लेने में हेल्प लेते हैं, यानी कि निर्णय में भाग लेंगे। और फिर कुछ होते हैं मनोनीत सदस्य, जिसमें प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके पश्चात प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त और नीति आयोग के द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो है वो शामिल होंगे मनोनीत में, परंतु ये जो है वो निर्णय में भाग नहीं लेंगे, निर्णय में भाग नहीं लेंगे, याद रखना है। शुरू में 5 जोन थे, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, उत्तर और पूर्वी, ठीक है। लेकिन बाद में उत्तर पूर्वी एक और बनाया गया था, ये सारी मैंने मैप से समझा दिया, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो जोनल काउंसिल है उसका सचिवालय क्या होता है? गृह मंत्रालय होता है। कार्य क्या क्या है इसके? तो सामाजिक आर्थिक नियोजन के मामले में सहयोग करना, अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं और जो है समाधान सुझाना, उसे बढ़ावा देने के लिए या फिर उसमें सुधार के लिए कोई परामर्श देना। फिर भाषाई पुनर्गठन से संबंधित अल्पसंख्यक भाषाई समूहों के हितों की रक्षा करना। आगे देखिए, निष्कर्ष में है कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग यानी कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को साकार किया जा सकता है। देखिए, जब राज्य जो है वो अगर आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर कितना ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो वह सब क्या होगा? इसको सुधारा जा सकता है तथा योजना के निर्माण एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी क्या होगा? सहयोग संभव होगा, जिससे कि क्या होगा? लोकतंत्र जो है वो सुचारू रूप से कार्य करेगी, सुदृढ़ होगी। अब देखिए, पूर्वोत्तर परिषद उतना ज्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई क्या है? एक क्षेत्रीय योजना एवं विकास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था है। क्या है? एक संस्था है, याद रखिएगा, जिसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करना,
याद रखिएगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये याद रखना है कि ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करना चाहता है। जैसे देखिए, पूर्वोत्तर परिषद है, जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, एक विकासकारी संस्था है, यानी कि एक डेवलपमेंटल एडवाइजरी बॉडी है, जो कि किसके बीच है, 8 राज्यों के बीच समन्वय, योजना और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। याद रखिए, इसका गठन कब हुआ था, 1971 में। ये चीज मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं ये भी मैंने बताया था। अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम और छठवां नागालैंड, सातवां त्रिपुरा, आठवां सिक्किम। सिक्किम को सबसे लास्ट में जोड़ा गया, याद रखिएगा, 2002 में। फिर देखिए, एक बात और यहाँ याद रखना, इरेज कर लेते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि जो इसका हेडक्वार्टर है पूर्वोत्तर परिषद का, वो कहाँ है, शिलोंग मेघालय में है। कहाँ है, शिलोंग मेघालय। अगर नहीं पता है तो इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बात के चक्कर में टालते टालते कि मैम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि मैम आप तो बुक से देख देख कर पढ़ाती हैं, आप तो केवल बुक में लिखा लिखा हुआ चीज पढ़ाती हैं, लेकिन आप लोग जो मैं पढ़ाती हूँ वो भी आप लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पढ़ा रही हूँ उसको तो नहीं ही भूलना है। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद का कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से करते हैं, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ करते हैं। तो इसका उद्देश्य था सामूहिक विकास योजनाएं बनाना, जिससे क्या हो सके, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण हो सके, बिजली का जो व्यवस्था है वो हो सके, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके। इसके लिए पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण किया गया। फिर उसके पश्चात राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। मान लीजिए ये सभी राज्य क्या करते हैं, आपसी समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, उत्तर पूर्वी राज्य में कई बार ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। हाल ही में मणिपुर का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां 2 आपसी समुदाय के बीच किस तरीके से जो है वो मुद्दा भड़क गया था। तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद का जो है वो गठन किया गया था। यह कहीं ना कहीं जो परिषद है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी सहयोग के लिए आवश्यक है। अब थोड़ा इसका बेसिकली देख लेते हैं कि इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मेंबर तो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेंबर होते हैं बताइए। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, यानी कि होम मिनिस्टर। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष को भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके मेंबर होते हैं सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के गवर्नर, वहां के राज्यपाल। ये क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। यानी यही जो हो गए वो टोटल 16 लोग मेंबर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सदस्य सचिव होते हैं उसको कौन डिसाइड करता है, केंद्र सरकार डिसाइड करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी को जो है वो सचिव बनाया जाता है। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद के जो कार्य है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे सड़कें बनवाना, बिजली परियोजनाएं लागू करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट वाली जो योजनाएं हैं उसको लागू करना, बहुत सी ऐसी कार्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते होंगे कि जो पूर्वोत्तर परिषद है वो पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण संस्था के रूप में है और वहां के समग्र विकास एवं राज्यों के बीच सहयोग और केंद्र के साथ समन्वय के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण संस्था है। देखिए, अगला टॉपिक हम लोगों का है 6वीं अनुसूची। इसको विस्तार में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत ये पढ़ेंगे हम लोग नृजातीय संघवाद क्या होता है, यानी एथनिक फेडरलिज्म क्या होता है। ये काफी अच्छा टॉपिक और इस पर प्रीलिम्स में, चाहे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे या फिर किसी स्टेट पीसीएस का, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग काफी अच्छे से इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का जो क्लास है समझ में आया होगा। तो अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।